शुरू करते हैं कुछ बड़े लोगों की बड़ी बातों से। ये है द ग्रेट विलियम ओनील। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, बहुत सारा ज्ञान लोगों को दिया है स्टॉक मार्केट के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। इनका ये कहना है कि सभी स्टॉक खराब होते हैं, अच्छा स्टॉक वो है जो हमें पैसा बना के देता है। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, मोमेंटम हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगर हमें पैसा नहीं बन रहा है तो वो स्टॉक खराब है और हमें ये बात ही गांठ बांध के रखनी चाहिए। और क्या कहते हैं ये, आपका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, लव, इमोशंस, मार्केट में घुसने से पहले ये सब बाहर रख के आ जाना चाहिए। एक कंपनी हो सकता है बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन अगर उसके स्टॉक से आपको पैसा नहीं बन रहा है, उसके स्टॉक से आपका पैसा लूज हो रहा है, तो आपको दूसरी बार सोचना भी नहीं है उस स्टॉक से बाहर आ जाने के लिए। देखो, मार्केट क्या करने वाला है ये दुनिया में कोई नहीं जानता है। जब आप एक शेयर को 100 रुपए पे खरीदते हैं तो आपने ये सोच के खरीदते हैं कि ये शायद यहाँ से ऊपर जाएगा। उसी वक्त किसी और ने उस शेयर को बेचा होता है ये सोच के कि ये स्टॉक यहाँ से अब और ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट कल क्या करेगा ये ना वो जानते हैं ना आप जानते हो। इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोरियंस की तरह पुरानी जितनी घटनाएं हुई होती हैं उनको चार्ट्स पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उससे एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि शायद मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो कहाँ जाएगा ये सिर्फ मार्केट डिसाइड कर सकता है, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। आप बताइए, आपने 100 रुपए पे एक शेयर को खरीदा, 4 दिन बाद वो शेयर 120 रुपए का हो गया। इसमें आपका क्या रोल था? इसमें आपका कोई भी रोल नहीं था। ये मार्केट का डिसीजन था कि वो स्टॉक अब यहाँ से 100 से 120 जाएगा। अगर वो 100 से 90 आ जाता तो भी आपका कोई रोल नहीं होता। आप और मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक कॉल लेते हैं। जब आप एक स्टॉक को खरीद लेते हैं, जैसे कि 100 रुपए पे आपने खरीद लिया, अब वो 120 जाएगा, 140 जाएगा या 90 जाएगा या 60 जाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर आपके कंट्रोल में क्या है? सिर्फ एक और एक ही चीज है जो आपके कंट्रोल में है, और वो है आपका रिस्क, आपका स्टॉप लॉस, आपका डिसीजन कि कब आपको इससे एग्जिट होना है। कुछ और बड़े लोगों की बातें सुनते हैं। इस बारे में मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में भी बात की है। एक क्रिकेट की टीम में 10 प्लेयर होते हैं, 10 के 10 प्लेयर सेंचुरी नहीं मारते हैं। 2 या 3 प्लेयर हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मारते हैं, एंड दोज प्लेयर्स मेक यू विन द मैच। एक दो प्लेयर जीरो पे भी आउट हो सकते हैं, कुछ 20-50 रन बना सकते हैं। आपने कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा, विराट कोहली ने अब 25 रन बना लिए हैं, अब इनको अपनी इस इनिंग्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपने विनर्स पे ध्यान दें, उन विनर्स पे जो प्रॉफिट आ रहा है उनको राइड करना सीखें, और जो लूजर्स हैं उनके बारे में सोचना बंद करें, अपने प्रॉफिट को, अपने लॉसेस को इमीडिएटली लिमिट करें और स्टॉक से बाहर आ जाएं। और यही बात हमारे जस्सी लिवरमोर साहब ने कही थी कि स्टॉप लॉस काट देने के बाद हो सकता है मैं एक रात में भूल जाऊं, हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 का लॉस होगा, लेकिन अगर मैं इमोशनली अटैच होके या होप के बेस पे स्टॉप लॉस नहीं काटूं और उस लूजिंग शेयर को भी होल्ड करूं, और एक महीने बाद जब मुझे 40,000 और 50,000 का लॉस हो रहा होगा, तब तो मुझसे काटा भी नहीं जाएगा। देखो, एक बड़ी कॉमन सी चीज आजकल सुनने में आती है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, प्राइस नीचे आई, उसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया और विद इन 5 मिनट्स प्राइस वापस चली गई ऊपर। इससे अच्छा तो मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं। ऐसा लगा कि प्राइस सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आई थी। चलो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक कार है, आप उसका इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंश्योरेंस ये सोच के खरीदते हैं कि अगर कल को एक्सीडेंट हो गया तो जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, अचानक से बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम एक इंश्योरेंस खरीदते हैं। जो स्टॉप लॉस होता है वो भी एक इंश्योरेंस की प्रीमियम की तरह होता है। कैसे? आपने इंश्योरेंस खरीदा और पूरे साल आपकी कार का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि इंश्योरेंस जो खरीदा था वो तो वेस्ट हो गया? नहीं आती ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है अगर एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरी जेब खाली हो गई होती। इसीलिए आप हैप्पीली वो इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर देते हैं। सिमिलरली स्टॉप लॉस के केस में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप ये समझे कि आपका कार का एक्सीडेंट हो गया, आपकी जेब खाली होने से बच गई है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉप लॉस की जो प्रीमियम थी वही पे की। सोचिए अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और प्राइस नीचे आ जाती, आपकी जेब खाली हो सकती थी। कुछ पॉपुलर स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करते हैं।
आप भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यूज करते होंगे, तो हो सकता है आप ऑलरेडी फेमिलियर हो इनके साथ। लोग अधिकतर कौन से स्टॉप लॉसेस यूज करते हैं, तो वो मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ब्रॉडली समझते हैं कि स्टॉप लॉसेस जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो कॉन्फ्लुएंस के बेस पे होते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब या तो कहीं मर्जर हो रहा है या फिर साथ में कुछ जो चीज़ चलती है किसी के, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस होते हैं मोस्ट पॉपुलर। मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉसेस जो मैंने सुने हैं वो 9 डेज, 13 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 भी लोग यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे काम करते हैं या जो लंबा पोजीशन को होल्ड करते हैं। टू कैंडल का स्टॉप लॉस क्या होता है? आ, मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। टू कैंडल्स का स्टॉप लॉस क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, टू कैंडल्स का मतलब होता है कि तो जो मैंने अभी कॉल लिए, सपोज करो ये मेरा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा जो पिछली दो कैंडल है उनका लो। ये कैंडल का लो जो है मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल है। कहीं पे भी जब भी इस जैसे ये एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, तो अगर मैं टू कैंडल का स्टॉप लॉस का सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो माय स्टॉप लॉस विल बी हियर। ये लाइन जो है ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम सब जानते हैं, हम सब लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके ड्रॉ करते हैं। Swing highs and lows are definitely one of the most popular stop losses. Fibonacci retracement based on Fibonacci numbers is also one of the very popular methods of defining stop losses and targets या support और resistance levels को define करने का। Pivot points, Zerodha, TradingView, सभी popular charting platform पे आपको pivot points Fibonacci आप draw कर सकते हैं and you can see the जो pivot points में जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हैं S1, S2 एंड R1, R2। ट्रेंड लाइन से हम अगेन निकालते हैं सपोर्ट लेवल क्या है या जहां से प्राइस फिर से रिजेक्ट हो सकती है। ये भी काफ़ी पॉपुलर तरीका है। इचिमोकू क्लाउड थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इचिमोकू क्लाउड के बेस पे शायद कॉल नहीं लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए दे स्टिल यूज इचिमोकू क्लाउड। मैं इसको क्विकली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ इचिमोकू को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं सब हटा देता हूँ, ये मैं चैनल्स भी हटा देता हूँ। सिर्फ आपको इचिमोकू के बेस पे लोग स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड इचिमोकू क्लाउड। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, आप इससे घबराए नहीं। इसमें क्या होता है, एक लाइंस होती हैं, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम बोलते हैं फास्ट लाइन, इसको बोलते हैं, और जापानीज लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टेंकन। जो टेंकन जो होता है, अगर आपने यहाँ पे कॉल ली है तो टेंकन इज योर फर्स्ट स्टॉप लॉस। कुछ लोग जो फास्ट लाइन पे काम करते हैं वो उनके लिए पहला स्टॉप लॉस होता है टेंकन, फास्ट लाइन। ये होती है आपकी बेस लाइन जिसको हम किजून भी बोलते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस होता है किजून के ऊपर। तो बहुत लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर आते हैं स्टॉप लॉसेस विच आर बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक प्राइस, जैसे कि एटीआर। मैंने इसका एक लाइव एग्जांपल दिया है टर्टल ट्रेडिंग पार्ट 2 वाले वीडियो में, जहां पे हमने डिफाइन किया एटीआर 2 इंटू एटीआर से स्टॉप लॉस डिफाइन करना और टारगेट्स भी कैसे डिफाइन करते हैं एटीआर से। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं एटीआर को काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। विक्स हो गया, जैसा कि मैंने बताया, ये वॉलेटिलिटी बेस्ड जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, बहुत नॉर्मल आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स इसको कम यूज करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स आर आल्सो अगेन वॉलेटिलिटी बेस्ड बैंड्स, जिसमें कि बैंड, इसमें अपर बैंड्स और लोअर बैंड्स होते हैं जो कि एक्सपैंड होते हैं और स्क्वीज होते हैं बेस्ड ऑन दी स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। केल्टनर एंड डॉन्किन चैनल आप देखें, इसको ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। केल्टनर चैनल्स ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, मूविंग एवरेज और एटीआर। डॉन्किन चैनल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स। रिचर्ड डेनिस रिचर्ड डेनिस का जो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें वो लोग डॉन्किन चैनल को भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते थे हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो को देखने के लिए। तीसरे टाइप के स्टॉप लॉसेस होते हैं टाइम बेस्ड। बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो स्कैल्पर्स होते हैं, दे डोंट केयर कि प्राइस का क्या मूवमेंट चल रहा है या प्राइस कितना आगे जाएगा। दे डिफाइन देयर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 5 मिनट्स की कैंडल पे काम करते हैं। अगर उन्होंने एक कॉल ली है तो फोर्थ कैंडल पे वो निकल जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो या कुछ भी ना हो। उनका प्री डिफाइंड सिस्टम है, चौथी कैंडल पे एग्जिट कर जाना है, एंड ऑफ द ट्रेड। तो ये एक वन ऑफ द सिस्टम्स है। और दूसरा जो टाइम बेस्ड सिस्टम जो मुझे मिला है वो है फिबोनाची टाइम जोन। फिबोनाची टाइम जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह होता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा क्विकली चार्ट पे दिखाता हूँ क्या होता है। फिबोनाची टाइम जोन क्या होता है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं स्विंग के हाई और लो से, उसी तरह फिबोनाची टाइम जोन भी स्विंग के हाई और लो से खींच प्लॉट किया जाता है। तो टेक एन एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। हम इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्विंग हाई एंड लोज दिखाई दें। तो ये जैसे कि एक स्विंग हाई और लो है, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा फिबोनाची टाइम जोन। मैं इस स्विंग के हाई से इस स्विंग के लो को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मुझे, जब प्राइस यहाँ होती तो ये मुझे फ्यूचर में हर फिबोनाची टाइम जोन के लेवल्स दिखाएगा बेस्ड ऑन द फिबोनाची नंबर्स। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, it's one of the most important topic to be fully understood before you start trading in stock market. मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है कि जो मोस्ट ऑफ द न्यू पीपल हु जॉइन द स्टॉक मार्केट ना, उनके बहुत ही हाई होप्स होती हैं। उनको ऐसा लगता है एक या दो ट्रेड में ही वो लाखों रुपए कमा लेंगे, और इसलिए दे कंप्लीटली इग्नोर दिस सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं कि हमारा कैपिटल कितना है, हम स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमने 1 लाख रुपए, सपोज करो कि मेरा कैपिटल है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फैंसी बना देते हैं, कलर्स कुछ डाल देते हैं इसमें से वाइट कलर, मेक इट बोल्ड। ठीक है, और इसको भी कुछ कलर दे देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर। ओके, इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं पर ट्रेड कितना पैसा लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो 1 लाख रुपए मैंने कैपिटल लिया और अचानक मुझे एक सेटअप समझ आया किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जी स्टॉक में और सारा 1 लाख रुपया उसमें डाल दिया। देन यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पर ट्रेड, जैसे कि हम एक डिफाइन करते हैं कि मैं मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रेड कितना लूंगा। मोस्ट पॉपुलरली मैंने जो देखा है, लोग कहते हैं 10%। 10% लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। तो हम भी मान लेते हैं कि ठीक है, 10% इज समथिंग दैट आई विल नॉट गो बियॉन्ड फॉर ईच ट्रेड। जिसका मतलब हो गया, लेट्स कैलकुलेट दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय 10%, तो मुझे बता देगा कि 10% कितना है। बेसिकली ये है 10,000 रुपए। ठीक है, मैं कितना पर ट्रेड इन्वेस्ट करूंगा वो हमने डिफाइन कर दिया, 10,000 रुपए। उसके बाद हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना पैसा खोना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे कि उसको हम बोलते हैं रिस्क एपिटाइट। मेरा रिस्क एपिटाइट कितना है। टेक एन एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ 1%। ठीक है, तो 1% का मतलब हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाय 1%, तो मुझे पता चल गया 1,000 रुपए हो गए। ठीक है, थोड़ा सा इनको ब्यूटीफाई कर देते हैं, इन दोनों का भी कलर चेंज कर देते हैं, इनको थोड़ा सा हम सेल्स डिफाइन बॉर्डर्स बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ठीक लगेगा दिखने में। तो ये हो गया मेरा रिस्क डेफिनेशन। मैंने अपना रिस्क डिफाइन कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का काम नहीं करूंगा, पर ट्रेड 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, और पर ट्रेड 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस अफोर्ड नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि जब मेरा स्टॉक फाइनल हो चुका है कि अब मुझे ये स्टॉक खरीदना है, मुझे एंट्री प्राइस पता है और मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है, जो हमने स्टॉप लॉस मेथड्स डिस्कस किए थे, राइट। उसके हिसाब से जो भी आप स्टॉप लॉस यूज करते हो उसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस पता है। तो मुझे कितने शेयर खरीदने चाहिए जो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के रूल को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरा एंट्री प्राइस है, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मेरा स्टॉप लॉस क्या है।
तो ये मुझे, मेरा जो सिस्टम है ये मुझे बताना चाहिए मेरी क्वांटिटी क्या होगी। बराबर है। तो सपोज कर लेते हैं जो भी स्टॉक हम खरीदने वाले हैं उसकी अभी प्राइस चल रही है 250 रुपये, या मैंने 250 रुपये पे एक जीटीटी कॉल लगाया हुआ है या एक बेड किया हुआ है कि 250 पे मैं बाई करूंगा, और जो भी स्टॉप लॉस सिस्टम मैंने चूज किया उसके अकॉर्डिंग 190 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। कितने शेयर मुझे खरीदने चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि मैं इस ट्रेड में 10,000 रुपये से ज्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा, और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे 1,000 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। कितना है मेरा रिस्क एपिटाइट, जो भी इस कॉलम में लिखा हुआ है वो मेरा रिस्क एपिटाइट है। मैं उसको डिवाइड कर दूंगा मेरे बाइंग प्राइस माइनस, दैट इज योर B5, राइट, माइनस B5। ठीक है, इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि आपको कितने स्टॉक आप खरीद सकते हो। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे नंबर जाते हैं, मुझे डेसिमल के बाद कुछ नहीं देखना है। तो ये मुझे राउंड ऑफ करके बता देगा कि आपको 17 शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि जो 17 शेयर है मैं उनके लिए कितना पैसा पे करूंगा, क्या 10,000 से ज़्यादा करूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 250 जो मेरी बाइंग प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय जो क्वांटिटी में बाय करूंगा उसका कितना पैसा बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट सेल करते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो इसने मुझे बताया कि अगर 17 शेयर खरीदेंगे जिसके कि आपको 4,167 रुपये लगेंगे जो कि 10,000 रुपये से कम है, और अगर ये प्राइस 250 रुपये से गिर के 190 रुपये भी आ गई तो भी आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज करो कि मेरा स्टॉप लॉस होता 230 रुपये पे, तो मेरा पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर बोल रहा है कि आप 50 शेयर खरीद सकते हैं। या ये जो 50 शेयर की क्वांटिटी है वो ये बता रहा है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया 230 रुपये पे तो आपको 1,000 रुपये का लॉस होगा। बट इसमें जो मैंने एक अपना रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर था कि मैं पर ट्रेड कितना इन्वेस्ट करूंगा, 10,000 रुपये। अगर मैं 50 शेयर खरीदूंगा तो ये 10,000 रुपये से ज़्यादा चला जाएगा। मैंने जो अपना रिस्क मैनेजमेंट की बाउंड्रीज डिफाइन किए उनसे बाहर काम नहीं करूंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वांटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। क्या अगर मैं 40 शेयर खरीदूं तो 10,000 के अंदर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, 250 पे खरीदा और 40 शेयर खरीदेंगे तो इसने मुझे बोला 10,000 में आ जाते हैं। बिल्कुल, सपोज करो मेरे पास 5 लाख रुपए होते, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। इसका मतलब 10% मैं पर ट्रेड लगाऊंगा, जिसका मतलब होगा कि 50,000 रुपए जो है मैक्सिमम पर ट्रेड हो जाएगा। आप इसका परसेंटेज चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं 5% ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। या आप चाहें तो अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ा सकते हैं, एक नहीं, अब तो मेरे पास बहुत पैसा हो गया मैं 2% कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं हम इसी एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं। 250 रुपये मेरा एंट्री प्राइस था, स्टॉप लॉस मेरा 230 था। अब मेरा जो नया सिस्टम है, क्योंकि मेरा कैपिटल बढ़ गया है, वो मुझे बोल रहा है कि अब आप 250 शेयर खरीद सकते हो, लेकिन वो 62,500 के हो जाएंगे। तो ये तो मेरा 50,000 से ऊपर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा कम करना चाहूंगा, लेट्स ट्राई 200 शेयर खरीदूंगा तो हो जाएगा ना काम। परफेक्ट। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप कोई शेयर खरीदना का चाह रहे हो 415 रुपए पे, जिसका स्टॉप लॉस आपको लगाना है 385 रुपए पे। आपने कैलकुलेट किया, इसने आपको बताया 167 शेयर खरीद सकते हो अगर आप 1,000, अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना चाहते हो। लेकिन इसकी वजह से मेरा ट्रेड का जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा हो गया, मेरा 10% कैपिटल से ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, अभी भी नहीं, लेट्स ट्राई 120 हो गया, 49,800। इसका मतलब अगर मैं 120 शेयर खरीदूंगा तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो भी ब्रेक नहीं होंगे, मेरा लॉस भी लिमिट हो जाएगा। जाते जाते बड़े लोगों की कुछ और बड़ी बातें शेयर कर देता हूँ। जो मैंने पॉपुलर स्टॉप लॉस मेथड्स बताए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर स्टॉप लॉस मेथड मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।